My dear student, with the name of Allah, the merciful, the beneficent. Hopefully, अब तमाम के तमाम लोग खैरियत से होंगे. So far, dear student, we have almost done with English essay. English essay जो है वो ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं. उसका सिर्फ 5% चीजें कुछ रहती हैं. वो मैंने कहा क्योंकि बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पेपर जो है इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो याद करने वाली चीजें और प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं. Therefore, I have decided to start with this paper as well. My dear son, this paper has the potential that even you can cross 80 marks as well. और ये CSS का एक आप समझे एक ट्रेंड है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इन एनी 4 सब्जेक्ट किसी भी 4 सब्जेक्ट में अगर वो 75 क्रॉस कर जाए और बाकी तमाम के तमाम पेपर में बेशक उसके 40 मार्क्स आ जाएं, एवरेज मार्क्स आ जाएं, he or she can get the group of her desire as well. उसको उसके मर्जी का ग्रुप मिल जाता है. और माय डियर फ्रेंड, दिस पेपर हैज द पोटेंशियल. इस पेपर में पोटेंशियल है. जनरल साइंस एंड एबिलिटी में पोटेंशियल है. और तीसरा इस्लामिक स्टडीज जो है उसमें पोटेंशियल है कि यू कैन क्रॉस 80 मार्क्स एज वेल. आपने देखा होगा इस दफा कि बहुत से लोगों ने 90, एक मेरा स्टूडेंट है, he has scored 93 in this paper. अब मुझे तो जो प्रेसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से करते होंगे, इसका मतलब है उसकी वोकैबुलरी, उसकी करेक्शन, उसकी नरेशन, उसकी एनालॉजी, उसके पेयर ऑफ वर्ड्स, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. तो इस पेपर पे आपने बहुत ज्यादा फोकस भी करना है और एफर्ट भी इसमें करनी है, क्योंकि इसमें पर्सनल एफर्ट ज्यादा है. अच्छा, अब इस पेपर का टाइटल पढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट, जब हम इस पेपर का टाइटल पढ़ें तो दिस टाइटल इंडिकेट दैट बेसिकली द पेपर इज कंसिस्टेड ऑन 2 पोर्शंस. ये टाइटल इंडिकेट करता है ये पेपर बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है. हम एक को कहते हैं ग्रामर, एंड यू नो दैट ग्रामर मीन द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज. और दूसरा इसका पोर्शन है कंपोजिशन. और डियर स्टूडेंट, कंपोजिशन का मतलब होता है सेल्फ राइटिंग. कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो क्या अपने अल्फाज में उस चीज को आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो. सो इन बेसिक वे, my dear son, this paper is consisted on 2 portions. One is grammar and the second one is composition. अब ये देखते हैं कि why this paper has been added in CSS. My dear son, this paper is added in CSS in order to check the efficiency of this language. इस वजह से ऐड किया गया है कि स्टूडेंट जो हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो एफिशिएंसी है उसको चेक किया जाए. You know that in our country, our official language is English. Therefore, they want to ensure that the future bureaucrats, they must be extraordinary in this language. तो इस वजह से वो इंग्लिश को गेज करना चाहते हैं. मैंने क्या लिखा हुआ है इस पेपर का एम? The examination will be based upon a paper that consists of 100 marks and will be judged to test the following abilities. My dear friend, आपका एग्जामिनर आपकी चंद एक एबिलिटीज चेक करना चाहता है, और वो कौन सी हैं? उसमें जो सबसे पहली एबिलिटी है, माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉलेज ऑफ ग्रामर. वो आपकी ग्रामर देखना चाहते हैं. और ग्रामर इज कंसिस्टेड ऑन सो मेनी पोर्शन. ग्रामर चंद एक पोर्शन पे बेस करती है. जो सबसे पहला पोर्शन है टेंसेस, नरेशन, एक्टिव पैसिव, यूज ऑफ आर्टिकल, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन. ये ग्रामर के पोर्शंस हैं. उसके बाद माय डियर सन, दे वांट टू जज योर वोकैबुलरी. उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है डियर सन, वो वोकैबुलरी का पोर्शन है. और वोकैबुलरी में क्या देखना चाहते हैं? दे वांट टू जज योर सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजी ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स. आखिरी जो पोर्शन है दैट इज इडियम और फ्रेजल वर्ड्स.
Then, my dear son, they are interested in your comprehension skills. Comprehension का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं. Then composition abilities. Composition का मतलब होता है self writing. Then they want to judge that either you can write in flawless English, कि इंग्लिश में किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए. And my dear son, you have the beautiful presentation as well. और आखिरी बात ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए. ये रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, ये आपका सिलेबस है, और इसमें से एग्जामिनर की मर्जी है कि कोई चीज छोड़ दे और किसी की वेटेज बढ़ा दे. माय डियर फ्रेंड, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं ना, तो दिस इज योर सिलेबस. अगर हम आपके सिलेबस को माय डियर फ्रेंड गौर से पढ़े ना, दिस इज कंसिस्टेंट ऑन 3 पोर्शन. ये पोर्शन ए है, ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है. ऑब्जेक्टिव पोर्शन का मतलब ये है कि या तो चीजें आपको आएंगी या नहीं आएंगी. माय डियर फ्रेंड, यू आर सपोज टू फ्रॉम 45 मार्क्स, बट 45 में से यू आर सपोज टू अटेम्प्ट 35. कि 45 नंबरों में से आपने 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है. इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली माय डियर फ्रेंड आपको 20% ऑप्शन दे दी जाएगी. और बिलीव मी, यहां में से जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा, he or she can get 35 out of 35. अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं ना, तो आप ये 35 में से 35 नंबर बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी मिनिमम एफर्ट के साथ. आपको ज्यादा एफर्ट की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी याद करने वाली चीजें हैं, और आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीजें कहां से आ रही हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहली चीज है, दिस इज सिनोनिम एंड एंटोनिम्स. ये 20 नंबरों का क्वेश्चन है, और इसके अंदर देयर इज नो ऑप्शन. इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, और हर साल हर एक को पता है कि ये कहां से आता है. माय डियर सन, जो भी 80 या 90 मार्क्स इस पेपर में लेना चाहता है, तो उसके पास ये चॉइस नहीं है कि उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स में इवन एक भी गलत हो जाए. होना भी नहीं चाहिए. दूसरा क्वेश्चन जो है माय डियर सन, दिस इज इडियम और फ्रेजल वर्ब्स. ये 8 में से माय डियर सन यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8. यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5. 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं. पेयर ऑफ वर्ड्स, अगेन माय डियर सन, आउट ऑफ 8 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5. Analogy of words या preposition, again my dear son, out of 8 you are supposed to attempt any 5. कि 8 में से कोई एक 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे. तो इसका मतलब ये है कि डियर सन, दिस इज 35 और ये 45 में से करने, एंड दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर ओन एफर्ट. पोर्शन बी, माय डियर सन, पोर्शन बी इज टोटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. बट पोर्शन बी जो है वो मुकम्मल तौर पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड करता है. अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आया जो भी चीज है उसके अगर आपको रूल्स आते होंगे तो आप उनको बड़ी आसानी से कर लेंगे, और डियर फ्रेंड अगर आपको उसके रूल्स नहीं आते होंगे तो आप उसको कभी भी नहीं कर सकेंगे. इसमें सबसे पहला जो है माय डियर फ्रेंड, दिस इज करेक्शन. और करेक्शन आउट ऑफ 8 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5. 8 में से कोई भी 5 आपने करने हैं करेक्शन के अंदर. पंक्चुएशन, अगेन माय डियर फ्रेंड, पंक्चुएशन आउट ऑफ 8 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5. 8 में से कोई से 5 आपने करने हैं. एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, अगेन माय डियर फ्रेंड, या तो नरेशन आती है या एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आते हैं. अगेन आउट ऑफ 8 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5. और आखिरी क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन. इसमें कोई ऑप्शन नहीं होती 10 आउट ऑफ 10, और बहुत से लोग 10 आउट ऑफ 10 लेते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि माय डियर फ्रेंड, आउट ऑफ 30 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट 25. ये टोटली दिस बेस्ड ऑन रूल्स. या तो आपको रूल्स आएंगे या आपको रूल्स नहीं आएंगे, दरमियान वाली बात नहीं है.
और आखिरी जो पोर्शन है ना माय डियर फ्रेंड, ये मैं ये कहता हूं कि ये पहले दोनों को प्रैक्टिकल, ऊपर वाली थ्योरी है और उस थ्योरी का जो प्रैक्टिकल है वो आखिरी दो क्वेश्चन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स, प्रेसी 20 मार्क्स। माय डियर फ्रेंड, सपोज करते हैं आपको वोकेबलरी भी नहीं आती, आपके पास वर्ड्स वोकेबलरी भी नहीं है, आपको रूल्स भी नहीं आते, तो फिर कैसे आप प्रेसी कर लेंगे? फिर तो प्रेसी नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी माय डियर फ्रेंड, प्रेसी का एक आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है, अगर मैं खुद ही एग्जामिनर हूं, मैं खुद ही स्टूडेंट हूं, मैं खुद ही टीचर हूं, तो शायद फिर भी मेरे मोर देन 14 मार्क्स नहीं आएंगे, इसमें पोटेंशियल ही नहीं होता। तो अगर डियर स्टूडेंट आपने नंबर लेने हैं, आपने कोशिश करनी है, तो आप पहले दो पोर्शन से करें। अच्छा, सीएसएस के अंदर ना एक बहुत बड़ी मिथ क्रिएट हुई हुई है, और वो मिथ ये है कि अगर आपका प्रेसी का क्वेश्चन फेल है तो आप फेल हो जाएंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो ये है कि क्या प्रेसी जो है, डू यू थिंक दैट दिस इज कंसिस्टेड ऑन 100 मार्क्स? क्या प्रेसी का क्वेश्चन 100 मार्क्स का क्वेश्चन है? 100 का नहीं है ना, दिस इज ओनली कंसिस्टेड ऑन 20 मार्क्स। तो 20 ही कटेंगे ना, तो 0 मार्क्स कैसे आएंगे? आई नो मेनी स्टूडेंट, इस साल भी मेरी एक स्टूडेंट है, ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट बड़े उससे प्रेसी का क्वेश्चन रह गए, स्टिल शी गॉट 57 मार्क्स इन दिस वन एज वेल। मैं पिछले भी बहुत से लोगों को जानता हूं। तो ये अगेन मिथ है। ये मिथ क्यों क्रिएट हुई है उसकी मैं वजह भी बता देता हूं। ये सर, ये मिथ इस वजह से क्रिएट हुई है कि सीएसएस का बहुत सा स्टाफ, जो बहुत सा स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट है जो कि पेपर देने जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन वो करके ही नहीं जाते। वो कहते हैं, वो इस अलूजन में होते हैं कि हमें वोकेबुलरी आती है, हमें करेक्शन आती है, हमें जनरेशन। उनका सारे का सारा फोकस एक ही क्वेश्चन पे होता है, और ये सर उनका सारा का सारा फोकस होता है प्रेसी राइटिंग पे। किस पे? प्रेसी राइटिंग पे। माय डियर सर, जब उनका फोकस सिर्फ प्रेसी राइटिंग पे होगा तो प्रेसी का क्वेश्चन बुरा होगा, बाकी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेगी ही नहीं गए, और बाकी क्वेश्चन की तो उन्होंने एफर्ट ही नहीं की। जब उनका प्रेसी का क्वेश्चन खराब होगा तो वो उससे क्लेम करेंगे ये हमारा प्रेसी का क्वेश्चन खराब हुआ है तो हम फेल हो गए। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इवन ऊपर वाले जो पोर्शन है वो प्रेसी के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। अब लेट मी मूव फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ करते हैं और हम डियर वन बाय वन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वोकैबुलरी है, लेकिन इससे पहले माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू टेक अ स्मॉल टेस्ट। मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट लेना है। दिस इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैं सिर्फ आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं कि शायद आपको ऊपर वाला पोर्शन, आप इस इल्यूजन में ना आ रहे हैं कि पहले वाला पोर्शन आपको आता है। शायद आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जिनको पहले वाला, जिनके पोर्शन ए और पोर्शन बी नहीं आता होगा, और हमने अब ज्यादा एफर्ट भी पोर्शन ए और बी की करनी है। क्यों? ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन है और यू आर सपोज टू गेट आउट ऑफ 80, यू आर सपोज टू गेट 60। मैं कहता हूं 60 ना है, लेकिन 55 कंफर्म आपके इसमें मार्क्स आने चाहिए। मैंने कोशिश की है कि सीएसएस के पुराने पेपर्स के अंदर जो मुझे आसान तरीन क्वेश्चन मिले हैं वो मैंने यहां पे ऐड किए हैं, और मैं सिंपल ये जानना चाहता हूं कि आया ये पोर्शन, जो वोकैबुलरी, ये जो आसान पोर्शन है वो आपको आता है या नहीं। पहला क्वेश्चन है, डियर फ्रेंड, इफ द ओसिस इज सैंड, व्हाट इज आइलैंड? ये एनालॉजी है कि जो ओसिस और सैंड का रिलेशन है, आइलैंड का भी अगले वर्ड के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। Question number 2 is use of preposition. Question number 3 is correction. Question number 4 is punctuation. Question number 5 is again narration. Question number 6 is pair of words. Question number 7 is idiom. और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये उर्दू लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। उर्दू में लिखा हुआ है कि इलामा इकबाल बाकायदगी से रोजा रखा करते थे। इलामा इकबाल बाकायदगी से रोजे रखा करते थे। जी साद बताएं। साद, आपने हैंड रेस किया, मैं सुन रहा हूं आपको।
शिराज, आपने हैंड रेज किया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सुन रहा हूं आपको। शायद आपके शायद माइक्रोफोन में कोई इश्यू है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, पहले वो आप सॉल्व कर लें। आपकी वॉइस नहीं आ रही है शायद हमें। एक मिनट में, मेरे एंड पे शायद कोई इशू हो, लेट मी चेक। जी, आप साथ क्वेश्चन करें। अब मेरे एंड पे एक इशू था छोटा सा। जी, अभी आ रही है। बेटे, हर क्वेश्चन के अंदर चेक की जाती है, इंग्लिश ऐसे में भी चेक की जाती है हर क्वेश्चन। पंक्चुएशन तो ग्रामर है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रामर। जी, अब जरा इसको आप लोग अटेम्प्ट करें। दानिश साहब, आपने इधर जवाब नहीं लिखना है। यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दिस ऑन योर नोटबुक। जी, साथ बताएं। अच्छा, होपफुली तमाम लोगों ने डियर स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। और उससे आपको मैं कहता हूं कि मैंने कोशिश की है कि जो आसान तरीन मुझे पेपर मिले हैं ना, मैंने वो दिए हैं आपको। अगर ये भी आपके गलत हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको जो वोकेबलरी वाला पोर्शन जिसमें नंबर आने चाहिए आपके, उसके नंबर अच्छे नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो है ना, वो है इफ द ओसिस इज इक्वल टू सैंड। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ कि ओसिस का मतलब होता है, डियर स्टूडेंट, दिस इज द ग्रीनरी दैट इज सराउंडेड बाय अ डेजर्ट। ग्रीनरी प्लस वाटर मीन कि ये ग्रीनरी होगी, वाटर होगा, और इसके इर्द रेत ही रेत होगी। और इस सारे कंसेप्ट को हम डेजर्ट बोलेंगे। इस पूरे कंसेप्ट इज नोन
सेम आइलैंड होगी, बट ये दिस वुड बी अगेन आइलैंड मीन कि सैंड होगी, एंड दैट वुड बी सराउंडेड बाय अ वाटर। और इस सारे कंसेप्ट को या तो हम डेजर्ट बोलेंगे या सी, सॉरी, सारे कंसेप्ट को या तो ओशन बोलेंगे या सी। तो इसका जवाब ओशन नहीं हो सकता। अगर ओशन ठीक था तो इसका जवाब फिर सी भी ठीक होना चाहिए था। एक स्टेप आगे चले गए। दूसरा, माय डियर फ्रेंड, ही इज विक्टिम ऑफ। विक्टिम के साथ हमेशा ऑफ लगता है। आई होप दैट माई फ्रेंड विल डाई सून। बेटे ये होप नहीं आएगा, आई फियर आएगा, आई सस्पेक्ट आएगा, आई एम अफ्रेड आएगा। आप कभी ये सोच सकते हैं कि आप कहें कि मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त की डेथ हो जाएगी? माय डियर फ्रेंड, लफ्ज दो किस्म के होते हैं, एक नेगेटिव वर्ड होते हैं, एक पॉजिटिव वर्ड होते हैं। द प्रिंसेस फादर, यस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये जो बाद में ऐसा आया हुआ है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आई सेड टू हिम व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। तो अगेन इसको हम लिखेंगे, आई आस्क हिम व्हाट ही हैड ईटन द प्रीवियस डे। एक तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और जो डेट था हैड में कन्वर्ट होगा। माय डियर फ्रेंड, वी हैव टू अलूजन, एक विद ए के साथ है। जो ए के साथ होता है इसका मतलब होता है रेफरेंस। मतलब मैं कह सकता हूं कि इल्हाम इकबाल पोएट्री वाज फुल ऑफ अलूजन। हम इसको रेफरेंस कहते हैं या कोटेशन कहते हैं। और दूसरा अलूजन विद आई के साथ जो होता है, दिस इज फॉल्स इंप्रेशन। माय डियर फ्रेंड, एट लार्ज का मतलब, जो एट लार्ज ईडियम है ना, उसका मतलब बड़ा नहीं है कि बड़ी तादाद नहीं है। उसका मतलब है अनकन्फाइंड, फ्री, आजाद। और आखिरी है, बेटे वो इल्हाम इकबाल की एक हैबिट को इंडिकेट किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे इल्हाम इकबाल यूज टू का आना बहुत जरूरी है। अगर आप यूज टू नहीं लिखेंगे तो डियर फ्रेंड आपका सेंटेंस जो होगा वो गलत कंसिडर किया जाएगा। तो इल्हाम इकबाल यूज टू ऑब्जर्व भी लिख सकते हो, इल्हाम इकबाल यूज टू कीप भी लिख सकते हो, इल्हाम इकबाल यूज टू ओबे भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो इल्हाम इकबाल यूज टू फास्ट रेगुलरली। अब जरा आप अपने नंबर लिखें कमेंट्स के अंदर, आपके कितने मार्क्स हैं। ईडियम्स में अगर डियर एक ईडियम गलत हो तो दोनों को गलत कंसिडर जरा करें। मैं क्वेश्चन बाद में लेता हूं, जरा आप कमेंट्स के अंदर अपने नंबर लिखें पहले। देखिए ना, मैंने कहा अगर इफ योर योर स्कोर इज लेस देन 7, तो इसका मतलब ये है कि बेटे ये पोर्शन आपका ठीक नहीं है। ये पोर्शन सिर्फ क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं आसान तरीन, जो आसान तरीन चीजें हैं वो आपको पेपर में दी। ये साबिर गुलाम बताएं। फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम यूज कर लें तो यूज टू का मतलब तो है जो काम पास्ट में बार बार होता हो, तो फिर रेगुलरली में यूज करना चाहिए। नहीं नहीं बेटे, पास का यूज टू का मतलब ये नहीं है कि जो रेगुलर है, ये बेसिकली परमानेंट हैबिट्स होती हैं। क्या होती हैं? तो ये मतलब लाजम नहीं है कि डेली बेसिस पे हो, ये भी हो सकता है परमानेंट हैबिट कुछ बीच में रह भी गई हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। रेगुलरली ठीक है। यूज टू के साथ आना जरूरी है। जी ठीक। आमना, आप बताओ। सर नंबर 3, ये नहीं हो सकता आई फियर दैट माई फ्रेंड विल डाई ऑफ कैंसर? नहीं बेटे, ड्यू टू क्या गलत है? नहीं सर, थोड़ा वर्ड ही था तो ऑफ भी नहीं यूज होता है। बेटे, जो off। चीज गलत नहीं है आप उसको नहीं चेंज करेंगे। अगर उसको चेंज करेंगे तो गलत कंसिडर की जाएगी। ठीक है सर। जो ऑलरेडी एक चीज सही है आपने। अच्छा, लेट मी माय डियर फ्रेंड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ज्यादा आपने आप तवज्जो देनी है चीजों पे। Dear friend, this is the question of vocabulary, and my dear friend, this question is consistent on 35 marks. अब समझे, आपका मेजर पोर्शन जो है ना, वो इस क्वेश्चन पे बेस करता है। क्यों ऐड किया गया है, पहले तो हम इसके, जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, मैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव पे जाता हूं। My dear friend, the basic purpose of this question is to check the basic understanding of English vocabulary. पर्पस ही यही है कि एग्जामिनर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक वोकैबुलरी को जज करना चाहता है। वो ये देखना चाहता है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश, ये अपने आप को हम म्यूट रखा करें ना। माय डियर फ्रेंड, आपका एग्जामिनर ये देखना चाहता है क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश सरकारी जबान है कि जो कैंडिडेट हैं आया उनको इंग्लिश आती भी है या नहीं आती। मैंने क्या लिखा है,
मैं लिखा द बेसिक पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन is to check the basic understanding of English vocabulary. My dear son, it is consisted on 4 sub-portions. Major portion is synonym and antonyms, 20 marks. Analogy of words, 5 marks. Pair of words, 5 marks. Idiom or phrasal words, 5 marks. और अगर if you are good candidate, अगर बेटे आप थोड़े से भी अच्छे कैंडिडेट है ना, you can easily get 35 out of 35 in this question as well. आप बड़ी आसानी के साथ 35 में से 35 नंबर इसमें ले सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ. My dear son, vocabulary is basically consisted on 2 portions. Vocabulary ना हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड होती है. Vocabulary का dear son एक पोर्शन जो है ना, उसको हम कहते हैं पैसिव vocabulary. आप देखते होंगे जिन लोगों की इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज है ना, माय डियर स्टूडेंट, उनकी 80% लैंग्वेज जो होती है ना, या वोकैबुलरी पैसिव होती है, और 20% उनकी वोकैबुलरी एक्टिव वोकैबुलरी होती है. पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है? पैसिव वोकैबुलरी को हम शॉर्ट टर्म वोकैबुलरी भी कहते हैं. ये वो वोकैबुलरी होती है कि जो कि जब आप लिखें या बोलें तो आपको वो लफ्ज रिकॉल नहीं कर सकते. आप अक्सर देखते होंगे, आपकी कोशिश होगी कि एक लफ्ज आपने पढ़ा है तो आप उसको यूज भी करें, लेकिन लिखते वक्त वो लफ्ज आपको याद नहीं आएगा. लेकिन जब फिर रीडिंग करेंगे वो लफ्ज आएगा तो आप उसको मीनिंग आते होते होंगे. हम इसको पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं. दूसरी वोकैबुलरी जो होती है वो एक्टिव वोकैबुलरी होती है. एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी होती है जिसके मीनिंग भी आते हैं और आप अपनी मीनिंग के स्पोकन और रिटन में यूज भी करते हैं. सीएसएस स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए. उसकी 20% पैसिव वोकैबुलरी होनी चाहिए, 80% एक्टिव वोकैबुलरी होनी चाहिए. तो एग्जाम के अंदर दोनों का टेस्ट लिया जाता है. सीएसएस के पेपर के अंदर दोनों एडेड हैं. कैसे? माय डियर फ्रेंड, जब आपको कोई क्वेश्चन किसी की ऑप्शन दी जाती है, कि जब भी किसी क्वेश्चन की आपको ऑप्शन दी जाएगी तो माय डियर फ्रेंड आप समझे वो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी होगी. कि अगर आपको ऑप्शन दी गई है ना, तो इसका मतलब है, सॉरी, ऑप्शन नहीं दी गई है तो वो एक्टिव वोकैबुलरी का टेस्ट है. और जब ऑप्शन आपको दी जाती है तो वो पैसिव वोकैबुलरी का टेस्ट होता है. मैं दोबारा बताता हूं, हम वोकैबुलरी को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक होती है पैसिव वोकैबुलरी. पैसिव वोकैबुलरी वो होती है जब हम लफ्ज देखें तो याद आ जाता है, अदरवाइज याद नहीं आता. हम अपनी राइटिंग में नहीं उन लफ्जों को लिख सकते. तो एग्जाम में भी ये ऐड की जाती है. एग्जाम में जब पैसिव वोकैबुलरी का जब भी टेस्ट लिया जाएगा ना, तो एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा. जैसे कि सिनोनिम और एंटोनिम्स और एनालॉजी ऑफ वर्ड्स जो है वो पैसिव वोकैबुलरी का टेस्ट है. और एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी होती है जिसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं दी जाती है. अगर पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम का टेस्ट जो है ना, वो एक्टिव वोकैबुलरी का टेस्ट है. सो माय डियर फ्रेंड, वी हैव बोथ. हमारे यहाँ एक्टिव वोकैबुलरी भी है और वी हैव द पैसिव वोकैबुलरी एज वेल. अब आते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट, लेट मी माय डियर फ्रेंड स्टार्ट विद दिस एंटोनिम और सिनोनिम्स कहां से आते हैं. मैं सिंपल, आई वुड लाइक टू गिव यू द डेटा ऑफ 3 years. मैं आपको 3 साल का डेटा देता हूं. माय डियर फ्रेंड, इस साल बहुत से लोग हैं जिन्होंने 100 में से 93 मार्क्स लिए. तो इसका मतलब है 93 वाला वो कैंडिडेट होगा जिसकी वोकैबुलरी का एक भी लफ्ज गलत नहीं होगा. और क्यों नहीं गलत होगा? कि शायद उसने किसी ऐसी सोर्स से पढ़ा हुआ है कि जो सारे के सारे में पेपर में आए थे. फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड, 2020 के अंदर जो पिछला साल गुजरा है उसमें 20 आउट ऑफ 20 वर्ड्स, 20 में से 20 अल्फाज एक ही सोर्स से लिए गए हैं. कि सारे के सारे एक ही सोर्स से अल्फाज आए थे. 2019 के अंदर भी 20 आउट ऑफ 20 हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेम, उसी सोर्स से जिससे 20 में उठाए गए हैं लफ्ज. 2018 में 17 वर्ड हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस सोर्स. तो हर साल समझें हमारे यहां एक सोर्स है, हर साल एग्जामिनर लफ्ज जो है वहां से उठाता है. क्यों उठाता है इसकी भी मैं लॉजिक पे चला जाता हूं.
माय डियर स्टूडेंट, आपके जितने भी एग्जामिनर या कमीशन की एक मेंटेलिटी है, और कमीशन की मेंटेलिटी ये है कि बेटे ये मुमकिन ही नहीं है कि एक इंग्लिश का प्रोफेसर पेपर बना रहा है, वो लफ्ज लिखेगा और फिर उसकी 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन लिखेगा, मुमकिन ही नहीं है। इसी वजह से आप वन पेपर देखें ना, वन पेपर जो होते हैं अक्सर जो सारे के सारे प्रीवियस पेपर से उठाए जाते हैं। अब ये सोर्स क्या है माय डियर सन? ये सोर्स है जीआरई इंटरनेशनल। हर साल आपके सिनोनिम एंटोनिम इसी किताब से आ रहे हैं, और जो मोर देन 80 स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने इसको डी कोड किया हुआ है चीज को। जो भी शख्स इसको डी कोड कर लेगा वो इससे नंबर लेगा। जो भी बंदा इसको डी कोड कर लेगा वो इससे नंबर लेगा। तो अब हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं, वैसे माय डियर फ्रेंड जीआरई के अंदर हमारे 3500 अल्फाज हैं। वी हैव 3500 वर्ड्स इन जीआरई लिस्ट। हमारी जीआरई लिस्ट के अंदर 3500 अल्फाज की एक लिस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि आप 3500 अल्फाज को याद करें। इसके अंदर डियर फ्रेंड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं, या आप समझे चंद एक एक्सरसाइजेस दी गई हैं। मैं वो एक्सरसाइजेस अभी आपको दिखा देता हूं। हर एक्सरसाइज के अंदर 50 वर्ड्स हैं, नॉट 50, 15 वर्ड्स। तो ये टोटल 50 एक्सरसाइजेस बनती हैं। तो डियर फ्रेंड 50 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं ना, तो ये 750 वर्ड्स बनते हैं। आप समझे डियर फ्रेंड, हर साल इन 750 वर्ड्स जो हैं, आपका एग्जामिनर हर साल इन्हीं 750 वर्ड्स से आपके पेपर के अंदर जीआरई का पेपर देता है। या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप में माय डियर फ्रेंड ये शेयर कर चुका हूं, ये लफ्जों की लिस्ट। ये वो लिस्ट है, गालबन आपके साथ स्क्रीन पे शेयर हो गई होगी। माय डियर फ्रेंड ये वो लिस्ट है। ये देखें ना, पहला जो हमारी एक्सरसाइज है ये सिनोनिम्स की है, हमारी दूसरी जो है वो एंटोनिम्स की है, अगेन तीसरी हमारी सिनोनिम की है, 50% हमारे एंटोनिम्स की है। तो ये टोटल मिल के ना, ये माय डियर फ्रेंड आपकी टोटल 50 एक्सरसाइजेस बनती हैं। देयर टोटल 50 एक्सरसाइजेस बनती हैं हर साल। आप समझें कि बेटे यही 50 में से आपकी ये तमाम के तमाम वर्ड्स इन्हीं 50 से आ रहे हैं। तो हमारे टोटल कितने हुए, हमने किस चीज को करना है? मैंने बड़ा सिंपल कर दिया है। मैंने कहा हर साल ये जीआरई से पेपर उठाया जाता है। जीआरई में वैसे तो 3500 अल्फाज हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं, उन्होंने एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। 50 एक्सरसाइजेस हैं, हर एक्सरसाइज में 15 वर्ड्स हैं। ये टोटल 750 वर्ड बनते हैं। तो हम ये 750 वर्ड्स करेंगे। और पिछले साल 2020 के अंदर, 2019 के अंदर 20 में से 20 अल्फाज इसी सोर्स से आए थे। अब चलते हैं, कभी कभार क्या करता है जैसे आपका एग्जामिनर 2-3 अल्फाज जो है ना वो लोकल एनटीएस से उठा लेता है। माय डियर फ्रेंड, आपका एग्जामिनर क्या करता है कि कभी कभार ये एनटीएस, लोकल एनटीएस जो है, ये जहांगीर पब्लिशर, ये कलवाम पब्लिशर, इनसे भी 2-4 अल्फाज दे देता है। वैसे तो इनके अंदर ये जहांगीर की ले लें, करवां की ले लें, किसी और की ले लें, ये 500 वर्ड्स हैं इनकी जो वोकैबुलरी की लिस्ट है। लेकिन उन 500 में से भी आप समझें बेटे 450 वर्ड्स जो है ना, या आप कहें कि मेजॉरिटी वर्ड्स जो हैं वो जीआरई इंटरनेशनल से उन्होंने कॉपी पेस्ट की हुई है। तो इस वजह से एनटीएस लोकल को आप छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं, छोड़ भी दें तो बेहतर है। वो 50 जो लफ्ज है वो मोस्टली आते भी नहीं है। आगे आते हैं कॉमन यूजेज वर्ड। तो हर साल डियर ये भी एक वोकैबुलरी का रूल है कि 2-4 अल्फाज जो हैं वो बड़े कॉमन यूजेज वर्ड आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल एक लफ्ज आया हुआ था एसे, ये एसे राइटिंग जो है, उससे 4 साल पहले लफ्ज आया हुआ था कंप्रीहेंशन। तो कॉमन यूजेज वर्ड्स भी आते हैं।
लेकिन इसके बाद जो मेन सोर्स है ना डियर, ये रीडर डाइजेस्ट है। शायद आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो रीडर डाइजेस्ट पढ़ता होगा। ये मेरा ख्याल है सबसे पहली मैगजीन ये है। और ये जो अभी प्रोफेसर जो सीएसएस के पेपर चेक करते हैं ना 1970s या 80s वाले, उस वक्त इंटरनेट तो था नहीं। उस वक्त सिर्फ जो एक अच्छी मैगजीन इंग्लिश में आती थी वो रीडर डाइजेस्ट करती थी। और आपको पता है हम हमेशा कहते हैं कि ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। तो जिन लोगों को जिसकी वैसे पढ़ जाए ना, एडिक्शन हो जाए रीडिंग की, तो उसी चीज को सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं। तो रीडर डाइजेस्ट का एक बेसिकली चैप्टर है कि वो है, उसको नाम उन्होंने दिया है वर्ल्ड पावर का। उसमें क्या होता है कि इस हफ्ते चंद एक अल्फाज आएंगे और अगले हफ्ते डियर उन अल्फाज के मीनिंग आ जाएंगे। मीन के इसमें 10 अल्फाज आएंगे नवंबर में, दिसंबर में पिछले 10 अल्फाज के मीनिंग आ जाएंगे और अगले 10 अल्फाज वो ऐड कर देंगे। तो ये भी होता है रीडर डाइजेस्ट के अंदर। तो इस साल के टोटल जो बनेंगे ना रीडर डाइजेस्ट, साल के आपको पता है 12 और हर में 10 अल्फाज आते हैं, तो ये 120 अल्फाज बन जाते हैं। ये भी आपने जरूर याद करने हैं, क्योंकि कभी कभार मैं बता रहा हूं, कभी कभार ये भी हो सकता है कि 20 आउट ऑफ 20 ये रीडर डाइजेस्ट से अल्फाज एग्जामिनर आपके पेपर में दे दे। ये बड़े इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके चांसेस हैं कि 20 आउट ऑफ 20 हो सकता है ये सारे के सारे उठा के आपके एग्जामिनेशन में ये चीजें दे दे। ये भी हो सकता है, बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो ये रीडर डाइजेस्ट के अल्फाज जो है मैं अगले चंद दिनों तक ये भी आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो अब हमने टोटल क्या कहा कि 750 आपने जीआरई याद करनी है और 120 वर्ड्स जो हैं आपने रीडर डाइजेस्ट के याद करने हैं। अगर इन दोनों चीजों को कर लें तो आई एम डेड श्योर, मैं इंशाल्लाह इस चीज पे श्योर हूं कि आप 20 आउट ऑफ 20 तो शायद मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मोर देन 18 वर्ड्स जो है ना बड़ी आसानी के साथ आप कर लेंगे, बड़ी आसानी के साथ। अब करना आपने क्या है, आपने चंद एक चीजें करनी है। सबसे पहली चीज ये है कि डिसेंट कायनात में कोई भी ऐसा वो इंसान नहीं है जो किसी चीज को पहली दफा पढ़े और उससे पहली दफा चीज याद हो जाए। सबसे पहला काम ये है कि यू आर सपोज टू रीड दीज वर्ड्स टाइम एंड अगेन। आप ये चंद एक अल्फाज जो है इनको बार बार पढ़ें, मोर देन 100 टाइम, बार बार इनको रीड आउट करें। क्यों? आपका सबसे पहली जो असाइनमेंट है ना माय डियर फ्रेंड, आपकी पहली असाइनमेंट है इन लफ्जों को याद करना। जब आप इन लफ्जों को याद कर लेंगे ना, उसके बाद अगली असाइनमेंट ये आती है कि इन लफ्जों के अपने मीनिंग भी याद करने। तो मैंने कहा कि मेक योर आईज फेमिलियर विद सच वर्ड्स। इन लफ्जों के साथ अपने आप को फेमिलियर करें। इन लफ्जों को डियर फ्रेंड आप बार बार रीड आउट करें। आप जितनी दफा इन लफ्जों को रीड आउट करेंगे तो आप समझे बेटे आपकी ये हैबिट जो है डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपने क्या करना है माय डियर फ्रेंड, आपने लफ्जों को याद करना है और इनके मीनिंग्स को भी याद करना है। आपने लफ्जों को याद करना है और दूसरे स्टेज पे डियर फ्रेंड आपने लफ्जों के मीनिंग्स को भी याद करना है। हमने सिर्फ इन लफ्जों को नहीं याद करना, आपने डियर फ्रेंड इन लफ्जों के मीनिंग्स को भी याद करना है। और तीसरी ऑप्शन क्या है कि डियर फ्रेंड ये भी करना है, मीनिंग आप जब याद हो जाएंगे ना, कभी कभार एग्जामिनर ये भी करता है कि नीचे जो ऑप्शन वर्ड है वो उसको चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा? फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिखा है ऐसे, उसके अंदर 4 ऑप्शन है। पहली अटेम्प्ट की है, दूसरी कंपोज की है। तो एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि ऐसे का मतलब तो अटेम्प्ट होता है, अटेम्प्ट को छोड़ दे, कंपोज का सिनोनिम टॉप पे लिख दे, उस ऐसे को छोड़ दे, ऐसे को निकाल दे, उन पर लिख दे सेल्फ राइटिंग। तो इस वजह से जो 4 नीचे वर्ड्स ऑप्शन हैं माय डियर फ्रेंड, आपने जो ऑप्शनल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी आपने याद करने हैं। तो ये 750 वर्ड्स नहीं रहेंगे, ये 2800 अल्फाज हो जाएंगे। मैं दोबारा बताता हूं, आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने लफ्जों को याद करना है और इसका बेस्ट वे ये है कि रीड देम लाउडली, आप उनको ऊंचा ऊंचा पढ़ें। आपने देखा है कि ये जो लोग हाफिज कुरान होते हैं ये ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं। क्यों ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं? कि इस वजह से ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं क्योंकि ये डबल इनटेक ले रहे होते हैं। और डबल इनटेक का मतलब ये है कि वो सुन भी रहे होते हैं और सुनने के साथ साथ जो है वो देख भी रहे होते हैं। तो रीड देम लाउडली, रिमेंबर वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। आप लफ्जों को भी याद करें, उनकी मीनिंग भी याद करें। एंड यस रिमेंबर ऑप्शनल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग एज वेल। आपने ऑप्शनल वर्ड्स को भी पढ़ना है और यस ऑप्शनल वर्ड्स के साथ साथ आपने उनकी मीनिंग्स को भी पढ़ना है।
ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आप अपने आप को डियर स्टूडेंट अनम्यूट करके रखा करें ना। अब बार बार आप अपने आप को म्यूट कर देते हैं तो उससे डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, आप बेग साहब कह रहे हैं कि डेली लफ्ज जो, ये भी ठीक है, आप डेली वाले लफ्ज, लेकिन बेटा ये जो आप कह रहे हैं ना इखबार से डेली लफ्ज, एक तो ये असाइनमेंट बड़ी मुश्किल होती है और इसके बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि ये चीज आ जाए पेपर के अंदर। लेकिन अगर ये आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इखबार से 2-4 अल्फाज, तो ये वैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही होती है। दिस इज फाइन, इसको करते रहें। अब हमने करना क्या है, तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट सोर्स भी बता दी, सोर्स के साथ मैंने आपको तरीका भी बता दिया इनको याद करने का। क्या है कि ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, आज भी ट्यूसडे है, अगले ट्यूसडे को डेसन ये जीआरई की पहली 15 एक्सरसाइजेस जो हैं, मैं इनका आपसे रिटन टेस्ट लूंगा। मैं 50 मार्क्स का टेस्ट लूंगा, जिसमें 25 मार्क्स जो होंगे वो सिनोनिम के होंगे और 25 वर्ड्स ही एंटोनिम के होंगे। और इसके अंदर जो पासिंग मार्क्स होंगे, आउट ऑफ 50 45 पासिंग मार्क्स होंगे। मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने जो से नेक्स्ट ट्यूसडे को ये जो आज जीआरई आपके साथ में शेयर करूंगा, इसकी पहली फास्ट 15 एक्सरसाइजेस का मैं आपसे टेस्ट लूंगा। लेट मी मूव फॉरवर्ड। मेडिएशन नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पेयर ऑफ वर्ड्स का। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि सीएसएस के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है, वो क्वेश्चन है डियर पेयर ऑफ वर्ड्स का। कभी आपने सोचा ये क्यों रिपीट होता है? चले पहले तो मैं आपको पेयर ऑफ वर्ड्स को डिफाइन करता हूं कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते क्या हैं। My dear son, in English, when a two words has very close spelling or very close pronunciation, they are known as a pair of words. कि जब इंग्लिश के अंदर दो अल्फाज की बहुत ज्यादा क्लोज प्रोनाउंसिएशन हो या क्लोज स्पेलिंग हो, तो इनको हम पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज माय डियर स्टूडेंट, बेटे इंग्लिश जुबान के अंदर हमारे टोटल पेयर ऑफ वर्ड्स की जो तादाद है, दे आर 325। 325 हमारे टोटल पेयर ऑफ वर्ड्स है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे टोटल पेयर ऑफ वर्ड्स की जो तादाद है, दिस इज 325। तब लाजिम बात है आपके एग्जामिनर के पास तो चॉइस ही नहीं है, उन्हें तो नहीं 325 के अंदर अंदर से ही देने, उन्हें कोई चीज बाहर से तो आपके पेपर में नहीं देनी। तो जब उसके पास डियर कोई चॉइस ही नहीं है, तो लाजिम बात है वो जो 325 है इन्हीं के अंदर से देगा। और इस वजह से अक्सर आपको लोग ये भी कहते हैं कि यार प्रीवियस सालों के कर लो तो आपके पेपर में यही आते हैं। ये किसी हद तक बात सही भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये टोटल 325 जो है इन सारों को करेंगे। 8 में से 5 करने होते हैं ना, तो ये हर साल मैंने कहा कि बड़े यही पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। हाँ, कभी कभार एग्जामिनर ये भी कर देता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स की जगह वोकैबुलरी दे देता है। हमेशा एक लफ्ज से कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन, ये कहां से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं? ये तो कोई पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये तो वोकैबुलरी है। कभी कभार पेयर ऑफ वर्ड्स में कभी कभार 1-2 अल्फाज वोकैबुलरी की भी दे देता है। अच्छा, अब इसमें इशू कहां पे आता है जो मैंने नोट किया है? जैसा मैंने ये नोट किया है कि इसमें इशू ये आता है, अक्सर जो एक इशू आता है, मीनिंग आपको दोनों आते होते हैं, मतलब आपको दोनों का आता होता है, लेकिन गलती आप क्या करते हैं कि आप उसकी जगह उसके मीनिंग और उसकी जगह उसके मीन के इनके आपको मीनिंग उल्टा लिख के आ जाते हैं। मीन के पहले अलूजन की जगह आप रेफरेंस लिख देंगे और दूसरा अलूजन जो है उसकी जगह आप लिख देंगे रेफरेंस। मीन के पहले अलूजन की जगह रेफरेंस और दूसरे अलूजन की जगह आप हिडन समथिंग दैट इज नॉट विजिबल लिख देंगे। अब इनका तरीका क्या है? मेरे साथ पहला तरीका तो यह है कि इनके स्पेलिंग याद करें। जब आप इनको याद करें ना, तो आप इनके स्पेलिंग भी याद करें कि पहले की ये स्पेलिंग है, दूसरे की ये स्पेलिंग है, पहले का ये मतलब है, दूसरे का ये मतलब है। लेकिन एक स्टेप आपने और भी करना है। यू आर सपोज टू मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड। आप एक स्टेप आगे जाएं। रोज स्टेप क्या है बेटा? स्टेप ये है
कि आप इन दोनों को अल्फाबेटिकली अरेंज करो, मसलन डिक्शनरी वाइज। ये दो अलूजन है ना, इनमें डिक्शनरी में ए वाला पहले आएगा, आई वाला बाद में आएगा। आप इस तरतीब से इनको अरेंज करें। अब आप इसको ऐसे याद करें, स्पेलिंग भी याद है आपको। आप इसको ऐसे याद करें कि मेरे पहले अलूजन का ये मतलब है, दूसरे अलूजन का ये मतलब है कि इस लिस्ट में अब एग्जामिनर क्या कहेगा। एग्जामिनर कभी कभार हो सकता है उल्ट लिस्ट दे दे, ये ऊपर वाली एग्जामिनर एग्जामिनेशन में ऐसे दे दे, तो आपकी तरतीब खराब हो गई ना। आप इसको अपनी तरतीब में ले आए, क्योंकि आपकी तरतीब जो है ना, आपकी अरेंजमेंट साइंटिफिक अरेंजमेंट है। आप अपनी तरतीब में ले आएंगे कि ए वाला पहले आएगा, आई वाला बाद में आएगा, और अब आपको याद होगा कि आपके पहले का ये मतलब है, दूसरे का ये मतलब है। बिलीव मी डियर फ्रेंड, आज भी मुझे बहुत से लफ्ज ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग नहीं आते, लेकिन मुझे उस अरेंजमेंट से याद है। मतलब बेटे दो लफ्ज हैं, एक डायरी है, एक डेयरी है, मुझे आज भी याद है। मुझे स्पेलिंग अभी भी नहीं आते। मुझे पता है कि जी जो इस लिस्ट में पहला वर्ड है दैट इज मिल्क रिलेटेड, और इसमें जो दूसरा लफ्ज है दैट इज बुक रिलेटेड। चले हम इनको लिखते हैं। एक है डायरी, DAIRY, ये मिल्क रिलेटेड है ना, और दूसरा डायरी, ये बुक रिलेटेड है। तो मैंने कहा एग्जामिनर इनकी जो भी लिस्ट कर दे, एग्जामिनर इसको DI को पहले लिख दे, DA को बाद में लिख दे। मेरी तो एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है ना, मेरी तो अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट है। तो मैंने क्या कहा कि इसमें जो इश्यू आता है कि हमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले का क्या मतलब है और दूसरे का क्या मतलब है। तो डियर फ्रेंड, हमने इनको क्या किया है, तो हमने अब इनको जो याद करने का एक मेथड बनाया है, डियर फ्रेंड, हमने इनको याद करने का मेथड ये बनाया है कि हम आइंदा क्या करेंगे। हम एक तो इनकी स्पेलिंग्स याद करेंगे, बिल्कुल करते जाएंगे, और आप स्पेलिंग के साथ साथ डियर फ्रेंड हम इसका दूसरा मेथड जो अडॉप्ट करेंगे, हम ये इसका मेथड अडॉप्ट करेंगे कि जो पहला वर्ड हम इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। और वैसे जो मैंने इन सारे 325 को एक जगह इकट्ठा किया है माय डियर स्टूडेंट, मैंने इनके सेंटेंस, और मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि आप इनके सेंटेंसेस याद करके जाएं। क्यों? जब आप उधर सेंटेंस बनाने लगते हैं ना, तो अक्सर आपसे गलती हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर एक सेंटेंस बनाया है ना, और उस सेंटेंस के एंड पे आपने फुल स्टॉप ऐड नहीं किया है, तब भी वो जुमला गलत किया जाएगा। इवन अगर आपने उसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाया है, तो डियर स्टूडेंट तब भी उस सेंटेंस को गलत किया जाएगा। तो इस वजह से आप बेटे वहां बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप कोई ना कोई गलती कर आएंगे, छोड़ आएंगे। तो उससे इस वजह से मैंने तमाम के तमाम इन 325 को इकट्ठा किया है, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। तो आपने दो रट्टे लगाने हैं। पहला रट्टा इनके स्पेलिंग का लगाना है, और दूसरा रट्टा ये लगाना है कि पहले का ये मतलब है, दूसरे का ये मतलब है। देन आपने अपने पेपर में इनको लिख के आना है। मैं आपको ये वर्ड्स की फॉर्म भेजूंगा। वर्ड्स की इस वजह से भेजूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि सेंटेंस चेंज करना है, तो यू मे चेंज दिस सेंटेंस एज वेल। वैसे अगर पूरी भी क्लास एक ही जुमला लिख के आ जाएगी ना, तो तब भी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ये नहीं देखा जाता कि आपने क्वालिटी ऑफ सेंटेंस नहीं यहां पे देखी जाती, या सेंटेंस का खाली दे ये देखा जाता है कि आपका सेंटेंस सही है या गलत है। तो अगले सैटरडे को, सो नॉट सैटरडे, ट्यूसडे को, आज मैं अगेन एक पेयर ऑफ वर्ड्स की भी आपको लिस्ट भेज रहा हूं, और अगले ट्यूसडे को मैं आपके इस लिस्ट में से जो फर्स्ट 100 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनका भी टेस्ट लूंगा। ये भी 20 मार्क्स का, जब 30 मार्क्स का टेस्ट होगा। मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने कहा कि डिफरेंट पेयर ऑफ वर्ड्स आपके हर एग्जामिनेशन का एसेंशियल पार्ट है, चाहे वो PMS का एग्जाम हो, चाहे वो CSS का एग्जाम हो। कभी ये 5 मार्क्स के आते हैं, कभी ये 10 मार्क्स के भी आते हैं। PMS में अक्सर 10 मार्क्स के होते हैं, जुडिशरी में अक्सर ये 20 मार्क्स के भी आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब ये होता है कि व्हेन टू वर्ड्स हैज वेरी क्लोज स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, दे आर नाउन एज अ पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स को माय डियर फ्रेंड याद करने का तरीका ये है कि आप एक तो नंबर 1 इनकी स्पेलिंग याद करें, और डियर फ्रेंड स्पेलिंग के साथ साथ आप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करें,
कि अल्फाबेटिकली पहला वर्ड ये आता है, दूसरा वर्ड ये आता है, और इनको डिफरेंट अल्फाबेटिकली अरेंज करने के साथ साथ आपने इनको ये भी याद करना है कि मेरे पहले वर्ड का ये मतलब है, दूसरे वर्ड का ये मतलब है। एग्जामिनेशन में बेशक वो और इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दे, आपकी अरेंजमेंट एग्जामिनेशन में डियर स्टूडेंट वो कहते हैं कि सपोज करते हैं ये वाली अरेंज कर ले, जिसको अंडरलाइन कर लो, एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाए। अब आपकी तरतीब तो उल्ट हो गई ना, तो आपकी तो एक साइंटिफिक तरतीब है, आप इनको अपनी तरतीब में ले आए कि ए वाला पहले आएगा, आई वाला, अब आपको याद आ जाएगा कि आपके पहले का ये मतलब है और दूसरे लफ्ज का ये मतलब है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं आपके इन 100 पेयर ऑफ वर्ड्स का टेस्ट लूंगा। 15 एक्सरसाइजेस जारी की होंगी और 15 वर्ड्स पेयर ऑफ वर्ड्स की होंगे। अब जाते हैं हमारे जैसे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है ईडियम और फ्रेजल वर्ब का। इसमें क्या फर्क है? माय डियर फ्रेंड, ईडियम और फ्रेजल वर्ब का बड़ा आसान सा फर्क है। 8 में से मोस्टली 6 ईडियम या 5 ईडियम आते हैं, 2 या 3 फ्रेजल वर्ड्स आते हैं। जो ईडियम्स है ना, इनका तरीका ये है, ईडियम और फ्रेजल वर्ब का डिफरेंस क्या है? माय डियर फ्रेंड, ईडियम वो लफ्ज होते हैं जिसके अंदर की लफ्ज जो होता है वो नाउन होता है, कि ईडियम के अंदर जो की वर्ड इज ऑलवेज नाउन। देखा ना, मैं सपोज पहला लफ्ज पढ़ता हूं, एन एप्पल ऑफ आईज, तो माय डियर फ्रेंड इसके अंदर तो जो की वर्ड्स हैं वो या तो एप्पल है या आई है, तो इसके अंदर ईडियम के अंदर की वर्ड हमेशा नाउन होता है। और फ्रेजल वर्ब जो है उसके अंदर जो की वर्ड्स है वो हमेशा वर्ब होता है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन चेंज होती है, और जब आपकी प्रीपोजिशन चेंज होती है तो आपकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। कालिन का और मतलब है, कालैट का कोई और मतलब है, कालान का कोई और मतलब है। तो जैसे फ्रेजल वर्ब का कुछ और मतलब है और ईडियम्स का कुछ और मतलब है। ये कहां से आते हैं? माय डियर फ्रेंड, एक किताब है जो सीएसएस के हर बच्चे के पास वो किताब मौजूद है, और हालांकि वो रिकमेंडेड किताबों में से ही है, हर बच्चे के पास वो किताब मौजूद होती है, लेकिन उससे वो बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ईडियम उस किताब से नहीं करेंगे। हालांकि हर साल उसी किताब से आपके पेपर के अंदर ईडियम्स आ रहे हैं, और वो किताब कौन सी है? एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादत हुसैन। आपको पता है आपके ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब दोनों उसी किताब से आते हैं। और मैंने ये जो 325 लिए हैं ना, इनमें से कुछ तो एक्स्ट्रा हैं, मैंने भी उसी किताब से ली हुई हैं। मैं कहता हूं बेटे, आप अगर ये एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, इसके अंदर टोटल जो ईडियम और फ्रेजल वर्ब्स हैं इनकी तादाद है 980 पेयर ऑफ ईडियम और फ्रेजल वर्ब्स है, और हर साल माय डियर फ्रेंड ये इसी किताब से आ रहे हैं। बाहर की कोई सोर्स ही नहीं है। आप इसको कर लें, 8 में से 5 की मैं गारंटी देता हूं कि इसी किताब से आएंगे। अगर डियर आप इसे नहीं करना चाहते, इस किताब में है, मैंने बताया है कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो देयर इज अनदर बुक, और वो किताब जो है वो प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की किताब है, और किताब का नाम है टू द पॉइंट बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद। उस किताब से भी इसको कर सकते हो, लेकिन अगेन उस किताब से हार्डली 2 से 3 to 4 आते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश सादत हुसैन की किताब है, आप वहां से ये करें। इनका भी टेस्ट मैं नहीं ले रहा हूं, इस वजह से इसका टेस्ट नहीं ले रहा हूं क्योंकि पहले हम उनको खत्म करेंगे फिर, लेकिन आप अपने तौर पे एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश से इसको याद करना शुरू कर लें। माय डियर फ्रेंड, मेरा जो तीसरा क्वेश्चन इसका है वो है दैट इज एनालॉजी ऑफ वर्ड्स। मैं पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव पे जाता हूं कि ये सीएसएस के पेपर में क्यों दिया गया है। दिस इज योर मेंटल ट्रेनिंग, बिलीव मी, ये आपकी मेंटल ट्रेनिंग है। ये क्यों किया गया है? माय डियर फ्रेंड, दिस हैज बीन एडेड in order to check your concentration level. आपकी तवज्जो, आपके कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपका हर आंसर आपको सही लगता है। आपके एक एक आंसर जो है ना, एवरी आंसर सीम्स करेक्ट। तो ये दिया इस वजह से है कि आया आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, एक चीज। और दूसरी बात है, ये इस वजह से दिया गया है कि फ्यूचर में, जैसे फ्यूचर के अंदर
जब भी आपको ये पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी बनाते वक्त क्या आप तमाम के तमाम एस्पेक्ट को माइंड में रखेंगे या नहीं रखेंगे? ये हमेशा सारी जिंदगी बेटे इस क्वेश्चन को आप मैथमेटिक्स में करते आ रहे हैं। मैथ में आपको याद होगा सेट होते थे। सेट क्या होता था? 2 4 6 फिल इन द ब्लैंक। तो ये सीक्वेंस चल रहा है कि 2 4 6 एंड 8। ये सेट हर साल आते थे। हम इसको कहते हैं वर्बल रीजनिंग। वो होते थे नॉन वर्बल, शेप्स कभी आ जाती थी, कभी सेट आ जाते थे, लेकिन इसको हम कहते हैं वर्बल रीजनिंग। ये क्या है? मैंने कहा एनालॉजी लिटरली मीन्स टू फाइंड द सेम रिलेशन इन आंसर दैट हैज बीन हैपनिंग इन द क्वेश्चन। कि क्वेश्चन के दो लफ्ज का जो रिलेशन है, आंसर के अंदर भी माय डियर फ्रेंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द सेम रिलेशन। और वो क्या आ सकता है? वो कहता है पहला रिलेशन आ सकता है सिमिलरिटी का, कि क्वेश्चन के अंदर जो दोनों अल्फाज होंगे वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्वेश्चन आ सकता है कंट्रास्ट का, को क्वेश्चन के अंदर जो दोनों अल्फाज होंगे उनमें कंट्रास्ट होगा। क्वेश्चन आ सकता है फंक्शंस का। क्वेश्चन आ सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। मीन के फॉर एग्जांपल फंक्शन क्या होगा? पेन का फंक्शन आएगा कि इफ द पेन इज राइट, इफ द पेन इज राइट व्हाट इज द नीडल। वो कहते हैं कि पेन का फंक्शन लिखना है और नीडल का फंक्शन जो है वो सिलाई करना, सीना है। वो कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाएगा वही कि 2 4 6 फिल इन द ब्लैंक्स। क्लास बात 8 आएगा। एंड देयर माइट बी सम अदर टाइप ऑफ लॉजिकल रिलेशन एज वेल। क्यों? किस चीज के दरमियान? वो कहता है कि दो एलिमेंट्स में आ सकती है, दो सेट हो सकते हैं, दो वर्ड्स हो सकते हैं, और दो लिस्ट भी, लिस्ट ए और लिस्ट बी का कंपैरिजन भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आते हैं। आप देखें सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन हम इनको करते हैं। पहले वो कहता है कि इफ द टाइम इज डेज, वीक, मंथ, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस। वो कहता है कि अगर टाइम को हम डेज, वीक और मंथ में काउंट करें तो फिर डिस्टेंस क्या चीज होगी? कौन सी ऑप्शन सही है? आपने अपने पास सिर्फ लिखना है। हम दूसरे को कर चुके हैं, छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इफ द लाइन इज रोअर। देखो ना, ऊपर 2 सेट दिए हैं, नीचे 2 वर्ड्स दिए हैं। मैंने कहा सेट भी आ सकते हैं, वर्ड्स भी आ सकते हैं, कॉलम भी आ सकते हैं। वो कहते हैं इफ द लाइन इज रोअर व्हाट वुड बी द नीचे वाला रिलेशन क्या होगा? और क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, वो कहता है इफ द क्लॉट इज ब्लड, नीचे वाला आंसर क्या है? अब इन तीनों के जरा आंसर लिखें, फिर मैं बताता हूं आपको आंसर, और आपको हर आंसर इसमें सही लगेगा। मैंने कहा माय डियर फ्रेंड आपको सारे के सारे आंसर सही लगेंगे। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं। बेटे ये जो है ना, एक डेज, वीक, मंथ, ये एक ऑर्डर कर रहा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है या असेंडिंग ऑर्डर है? कि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से पहला आंसर तो नहीं ठीक हो सकता, दूसरा भी नहीं ठीक हो सकता। तो ये ऑर्डर है कि इफ मीटर्स मिनिमम, देन किलोमीटर,
देन डिस्टेंट माइल्स। ये लाइन रोर, ये बेटे साउंड का रिलेशन है कि शेर की आवाज को धाड़ना कहते हैं उर्दू में, रोर का मतलब धाड़ना होता है। स्नेक स्लीदर, ये कौन सा रिलेशन है? स्नेक इज एनिमल, अगेन स्लाइडर उसको फिजिकल मूवमेंट, आवाज नहीं है इसकी। स्नेक के चलने को स्लाइडर बोलते हैं। गोट इज ब्रीड, ये बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि बकरी जो है मिनाती है, तो बी आंसर होगा। लेजर्ड क्रॉल, ये भी फिजिकल मूवमेंट है। और एलिफेंट टास्क, ये उसके बॉडी के ऑर्गन के एक पार्ट है। अब माय डियर फ्रेंड, ये वर्स रिलेशन है। वो कहता है ब्लड जो है पड़ा रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्लॉट कर जाता है। सो ब्लड इज क्लॉट। क्या वाटर इंक बन जाता है? नहीं बनता। मिल्क कर्डल हो जाता है, ये ठीक है कि मिल्क जब पड़ा रहता है तो खराब हो जाता है। तो डियर फ्रेंड, एक जगह आपने ऊपर वाला देखा कि वो एक ऑर्डर था, नीचे आपने देखा कि वाइस का रिलेशन था, और तीसरा हमने उनके फंक्शन को देखा कि उनके तीसरा जो था दैट इज द फंक्शन। तो ये आते हैं आपके एग्जाम में। और दिस इज मेंटल ट्रेनिंग्स। आप जितनी इसकी ट्रेनिंग करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दिस वुड बी द परफेक्ट। अब थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, पेपर में क्या आते हैं, मैं पेपर की चीजें आपको बता देता हूं। और वैसे भी बाय द वे आपने दूसरे पेपर्स के लिए भी ये चीजें करनी है, क्योंकि ये सेम चीजें दूसरे पेपर में भी आते हैं। सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि कंट्री और करेंसी का रिलेशन आता है। किसका? आप एक लिखे, नोट करें। आप लिखें इफ द पाकिस्तान इज पैसा, इफ द पाकिस्तान इज पैसा, व्हाट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? जी कौन बताएगा? हैंड रेज करें। ये आमना आप बताएं, आमना आप बताएं, आमना मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। आमना मलिक, जी एहतशाम आप बताएं। एहतशाम मैं आपको सुन रहा हूं। जी साद आप बताएं। सेंटो तो बेटे अमेरिका की जो सबसे लोएस्ट करेंसी है वो सेंट है, पेनी है बेटे। ठीक है, देखो पाकिस्तान की मैंने जो लोएस्ट करेंसी है वो बोली है, इफ द पाकिस्तान इज। और अगर मैं बोलता कि पाकिस्तान रुपीज, देन अमेरिका इज डॉलर। तो सबसे पहली चीज ये कंट्री और करेंसी आते हैं। दूसरी चीज माय डियर स्टूडेंट, आपको इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट पेपर में आते हैं। क्या चीज? इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। वो कहेगा तो इफ द इमीमीटर इज करंट, व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड को जो दैट इज स्पीडोमीटर। डियर आपकी क्वांटिटी और यूनिट्स आते हैं, हर साल आते हैं क्वांटिटी और यूनिट्स। आपको यूनिट और ग्रुप्स आते हैं। वो कहेगा इफ द ह्यूमन बीइंग इज सोसाइटी, व्हाट इज फिश? कि इंसान मुआशरे में रहता है, फिश के जो इकट्ठी रहते हैं दैट इज नोन एज अ शोल। एनिमल एंड बेबी, वैसे तो एनिमल और बेबी के नेम सेम होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं कि उसमें बेबी और एनिमल का नेम जो होता है वो चेंज हो जाता है। मेल एंड फीमेल, मेजॉरिटी मेल एंड फीमेल सेम रहते हैं, बट कुछ मेल एंड फीमेल ऐसे हैं कि जिनके नेम चेंज हो जाते हैं। एनिमल एंड मूवमेंट, ये हर साल आता है। ये जरा लिखें, इफ द ईगल, चले ईगल को भी छोड़, इफ द चीता या टाइगर इज टू रन, व्हाट इज द रैबिट? मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन पेपर में आएगा कि इफ द चीता या टाइगर इज टू रन, बेटा रैबिट के दौड़ने को क्या कहते हैं? वो भी रन करता है। ये आमना बताएं आप। सर हॉप। जी वो हॉपिंग करता है। वो फिर आप उसका, रैबिट रनिंग नहीं करता, वो जंप लगाता है छोटे छोटे, हॉपिंग कहते हैं। देन क्या आएगा? एनिमल एंड देयर साउंड, ये पिछले साल भी आया हुआ है। वो पूछेगा इफ द क्रॉ इज कॉ, व्हाट इज द रेन? रेन की जो साउंड होती है हम उसे पैटर बोलते हैं। यूनिट एंड क्लास, वो कहेगा कि इफ द कप इज क्रॉकरी, व्हाट इज द टेबल? यू नो द टेबल इज फर्नीचर। यूनिट एंड होम,
वही अगेन पूछेगा इफ द ह्यूमन बीइंग इज हाउस, व्हाट इज द काउ, व्हाट इज द हॉर्स, हॉर्स जहां रहते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं। गेम एंड वेन्यू, वो कहेगा इफ द स्काइटिंग इज रिंग, व्हाट इज क्रिकेट, क्रिकेट इज पिच। अच्छा एक मिनट और चीज पूछेगा, वो पूछेगा इफ द टेबल टेनिस इज टेबल, व्हाट इज द हॉकी। बताएगा हम इसे, हॉकी के लिए क्या होगा, ग्राउंड, ग्रास, या कुछ और होगा। माय डियर टर्फ। सन, ग्रास नहीं आएगा बेटे, आजकल हॉकी ग्रास में तो नहीं खेली जाती। टर्फ टर्फ। जी टर्फ आएगा। तो ये छोटी छोटी, अच्छा आगे क्या वो पूछेगा, माय डियर सन, वो वर्कर एंड वर्किंग टूल का पूछेगा इफ द टेलर इज नीडल, व्हाट इज द स्टूडेंट, स्टूडेंट इज पेन, स्टूडेंट इज टू राइट। वो पूछेगा टूल एंड एक्शन, वो पूछेगा इफ द पेन इज टू राइट, व्हाट इज द नीडल। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल ये बहुत ज्यादा आते हैं, यूनिट एंड पार्ट्स। वो पूछेगा इफ द पेन इज निब, ब्लेड, ब्लेड इज फैन, एंड बुक के जो होते हैं चैप्टर्स होते हैं। यूनिवर्सल पेयर, यूनिवर्सल पेयर क्या होगा, चेयर इज टेबल एंड डोर इज टू विंडो। स्टडी एंड टॉपिक, ये वैसे भी बाय द वे आपने ईडीएस में पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा आते हैं। पूछेगा इफ द कार्डियोलॉजी इज हार्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ आईज। मैं लेता हूं क्वेश्चन, वर्ड एंड एक्सट्रीम, ये भी इंग्लिश में पढ़नी है, ये हर साल आते हैं। वर्ड एंड सिनोनिम, वर्ड एंड एंटोनिम, वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। ये बाय द माय डियर फ्रेंड ये वैसे भी पढ़नी है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटे, कंट्री और करेंसी जो है ना, ये हर साल एक करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन आता है, और सबसे ज्यादा जो आते हैं ये मिडल ईस्ट वाले आते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड यूनिट, यूनिवर्स, यूनिट एंड ग्रुप, ये एवरीडे साइंस में ये चीजें वैसे भी आपने पढ़नी है। एनिमल एंड बेबी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, वैसे तो सेम रहते हैं, चांद एक के नेम मुख्तलिफ हैं। मेल फीमेल हमेशा सेम रहते हैं, सिर्फ चांद एक हैं, जैसे कि हॉर्स के लिए मुख्तलिफ है। एनिमल एंड मूवमेंट पढ़ लें, एनिमल एंड साउंड पढ़ लें, नेट से उठा लें। यूनिट एंड क्लास इसको छोड़ दें, कॉमन सेंस है। यूनिट एंड होम पढ़ लें। गेम एंड वेन्यू आपको वैसे पता होता है। वर्कर एंड, तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि आपने बाकी पेपर्स में भी पढ़नी है। ये पेपर में कहां से आया, कैसे आया, जरा मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सबसे पहले 2016 के पेपर में आया, ये इससे पहले नहीं है, क्योंकि 2016 में ही ऐड किया गया है, सिलेबस चेंज किया गया है, क्योंकि किसी किताब में मौजूद नहीं था, तो एग्जामिनर ने इसको गूगल किया। उन्होंने कहा एनालॉजी एंड इट्स एक्सरसाइजेज, जो गूगल में पहली एक्सरसाइज निकली ना, वो आपके पेपर में दे दी। और अगली दफा भी यही किया 2017 में, उसी वेबसाइट से उठा के, वो आज मैं आपको वेबसाइट भेजूंगा, उसमें अप्रोक्सीमेटली कोई 100 एक्सरसाइजेज हैं। आपने उन एक्सरसाइजेज को कर लें, गलत करोगे ना, वो ऑनलाइन एक्सरसाइजेज हैं, तो रीजन भी बताएगा क्यों गलत है। तो ये है मेंटल ट्रेनिंग। आप एक एक्सरसाइज करोगे, दो करोगे, तीन, आपकी एफिशिएंसी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो हम जरा एक्सरसाइजेस करते हैं। दिस इज टेस्ट नंबर 1, जरा इसको करें, बड़े गौर से करना है, एक एक चीज को देखना है, जरा अटेम्प्ट करें इसको।
अच्छा लिसन, अब हम ना इनको वन बाय वन देखते हैं। पहला लफ्ज जो है ना वो है अराइवल। मेडिसन किसी भी चीज का फिजिकली आना जो होता है ना वो अराइवल होता है, और फिजिकली जाना जो होता है दैट इज डिपार्चर। तो बेटे लाइफ तो जॉब नहीं हो सकता ना, लाइफ तो एक जनरल फिनोमेनन को बोलते हैं। सो दिस इज बर्थ एंड डेथ। बर्थ आना होता है और डेथ जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एल्बो इज आर्म, बेटे वो उसके बॉडी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, पार्ट्स की। सो द नी इज लेग। नेक्स्ट बेटे उसके फंक्शन, कार यूज टू रन ऑन रोड, एंड ट्रेन जो होता है दैट यूज टू रन ऑन ट्रैक। बीडिंग हुक जो होता है ना बेटे किसी भी चीज को प्रिपेयर्ड करना, प्रिपेयर्ड करना, वो कहता है बीडिंग हुक इज फिशिंग, तो दिस इज एमिंग गन या लोडिंग गन या फायरिंग गन। तो मेडिसिन जो गन को प्रिपेयर्ड किया जाता है दैट इज लोडिंग गन। अगर बीटिंग हुक की जगह होता ना इफ द थ्रोइंग हुक हो तो देन दिस इज एमिंग गन होता, और अगर होता ना हिटिंग हुक हो तो देन दिस इज फायरिंग गन होता। तो प्रिपेयर्ड करना, बीट मीन प्रिपेयर्ड। मेडिसिन वायलेंस इज एक्टिविटी, melancholy is mood। अब जरा टेस्ट 2 करें, इसको करें जरा। अगेन एक एक चीज को गौर करना है, एक एक चीज पे। आप इधर आंसर ना लिखा करें ना आमना, आपने अपने पास करना है सारों ने।
अब जरा इनको अटेम्प्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी इज इंस्टीट्यूशन, ये सिनोनिम है। और मायर इज डियर फ्रेंड काउंसिल मैन। ऑफिशियल तो सरकारी होता है। ऑफिशियल बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है उसको ऑफिशियल कहते हैं। तो मायर इज काउंसिल मैन। ग्रास ग्रो किस पे करता है? सॉइल पे। एंड सीवीड जो होता है डियर फ्रेंड ये वाटर के अंदर ग्रो करता है। मेडिसन ट्रूथफुलनेस इज कोड। कि जब आप अदालत जाते हैं तो वहां एक ही चीज का ख्याल रखा जाता है कि यू आर सपोज टू स्पीक ट्रूथ। और ये क्लीनलीनेस जो होता है ना, ये बाथरूम की होती है। बेटा रेस्टोरेंट की जो होता है ना, आप हाइजीनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, फलां जगह जाना है, फलां की फूड बड़ी हाइजीनिक है। वॉशरूम के मतलब कहते हैं कि क्लीनलीनेस है या नहीं है। मेडिसन एग इज फिश और प्लांट इज सीड। सक्सेस इज फेलियर, ये एंटोनिम्स हैं दोनों के। और कंप्रीहेंड जो है ना, इसका जो एंटोनिम है दैट इज मिस इंटरप्रेट। फेनोलॉजी द स्टडी ऑफ फोनीम्स इज नोन एज फेनोलॉजी एंड स्टडी ऑफ रेन इज नोन एज एम्ब्रोलॉजी। ये इसका आंसर है। अब 1 मिनट पहले आप क्वेश्चन कर लें, इसके बाद मैं एक और टेस्ट लेता हूं जिन जिन के क्वेश्चंस हैं। और ये वो आपने पहले क्वेश्चंस कर लें। डन डियर सेंड हम मूव। जी, जो लिस्ट में पहले नाम पे हैं आप क्वेश्चन कर लें। जी करें क्वेश्चन जो भी करना चाह रहे हैं। नहीं, दो नहीं आएंगे बेटे, एक आंसर आएगा, दो कभी भी नहीं आएंगे। वो दो देगा ही नहीं। अच्छा, कभी कभार खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज आ जाए तो फिर आप उसमें देखेंगे कि नियरेस्ट वन कौन सा है, कि उनमें नियरेस्ट वन कौन सा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उमैर का। जी उमैर बताएं। उमैर क्वेश्चन करें, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी एहतशाम आप करें क्वेश्चन। सर वो लिस्ट का मैं कह रहा था सर, वो लिस्ट काइंडली दोबारा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जीआरई लिस्ट। मैं भेज दूंगा आज। थैंक यू। जी एहतशाम आप बताओ। अच्छा आप डियर फ्रेंड, मैं दोबारा क्वेश्चन लेता हूँ। अब ये एक छोटा सा टेस्ट है, ये 5 मार्क्स का है। इसमें से पासिंग मार्क्स 5 है। जिनके 5 में से 5 सही होंगे वो पास होगा, अदरवाइज कोई अपास नहीं होंगे। करें जरा इसको। और ये मेंटल ट्रेनिंग है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जितनी भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज द प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। जरा गौर से करें। सर वो स्लाइड नहीं शो हो रही सर, टेस्ट वाली। आपने फर्स्ट पेज सर शेयर किया हुआ है।
अच्छा, आप जैसे हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। यू नो, शेयर ही नहीं हुआ था। ओहो, ये अब हो रहा है? सॉरी, मैंने, आप जरा करें, सॉरी। ठीक है, 5 मिनट है, इसको कर ले। ठीक है, सॉरी। में नहीं लिखना बेटे, कमेंट्स में जवाब आपने नहीं लिखने, आपने अपनी नोटबुक पे जवाब लिखने। होपफुली तमाम लोगों ने कर लिया होगा। चलें, अब हम इनके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। Dear son, you know the college has been made for student and hospital has been made for patient. नर्स के लिए नहीं, नर्स पेशेंट होगा तो होगी, पेशेंट नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। But dear son, cloth has been manufactured in mill. Newspaper, you know, has been manufactured in press. Peace is chaos. Antonyms है. Creation is destruction. There's a tiger used to live in forest and otter used to live in water. विंडो इज कंसिस्टेड ऑन पेन, कि विंडो के जो पार्ट्स होते हैं उसको पेन्स कहा जाता है, और किताब के जो पार्ट्स होते हैं डियर, हम उन्हें पेज कहते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता कि विंडो इज फ्रेम, कि विंडो को प्रोटेक्ट फ्रेम से किया जाता है, तो बुक जो है ना डियर, उससे जो प्रोटेक्ट किया जाता है उसे कवर से किया जाता है। अगर फ्रेम होता ना विंडो के साथ तब कवर हो सकता था। पेन बेटे उसके हिस्से होते हैं। अब दिखाएं, कमेंट्स में लिखें किसके कितने मार्क्स हैं। लेस देन 5 वाले आप फेल हैं। ये 4 इज फेल बेग साहब। चलिए, लेट मी मूव फॉरवर्ड।
हम एक और टेस्ट लेते हैं, ये जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। ये जरा टेक्निकल है, इसमें 6 मैंने दिए हैं, इनको जरा अटेम्प्ट करें। एक आप जरा ज्यादा तवज्जो से, आप थोड़ा सा मुश्किल की तरफ मैं जा रहा हूं। जी कर लिए, अगर किसी ने नहीं किया तो हैंड रेस करें। तो इसका मतलब तमाम लोगों ने कर लिए।
अच्छा माय डियर सन, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट वन। बेटे पहले के अंदर ना रीजन, ये अगला जो है ना SFBTPO, ये कोई लफ्ज नहीं है, ये एक ऑर्डर है कि आर के बाद एस आता है, ई के बाद एफ आता है, ए के बाद बी आता है। तो इस तरीके से थिंग के बाद वाले अगले लफ्ज होते हैं कि टी के बाद आपको होता है यू आता है, एच आई होता है, आई जे होता है, एन ओ होता है और के के बाद एल आता है। मेडिसन ह्यूमन यूज द हैंड और बर्ड जो होते हैं वो अपनी बीक यूज। Hello. कुछ आएगा। सॉरी मेरे यहाँ नेट जो था, इंटरनेट डिस्टॉर्शन हो गई थी। आप मुझे सुन रहे हैं सारे? अच्छा ठीक है। और आखिरी जो है पीस, पीकॉक इंडिया का एनिमल है नेशनल, और बियर जो है दैट इज नेशनल सिंबल ऑफ रशिया। तो ये इसके आंसर्स थे। जरा आप मार्क्स लिखें, आपके नंबर लिखें अपने। अब देखें ना, आप में से मेजॉरिटी के अगेन ये 4 5 एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ 6 एक्सेप्टेबल है। तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं माय डियर फ्रेंड, उस लिंक को आप सारी की सारी एक्सरसाइजेस कर लें, या वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस कर लें तो चीजें मेरे ख्याल आपकी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। ठीक हो गया? तो कल की क्लास में मैं एक तो एनालॉजी का टेस्ट लूंगा, या वो सारी एक्सरसाइजेस करके आनी है, और दूसरे इंशाल्लाह कल मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, तो थोड़ी सी घर से आपने नरेशन पढ़ के आनी है। तो माय डियर सन, अब आज की क्लास हम इधर ही एंड करते हैं। तो सी यू टुमारो, कल मुलाकात होगी।